वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो जैसे कि हम लोग कल क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स का चैप्टर 1 हमने फिनिश किया था, और आज हम लोग इसके चैप्टर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा संघवाद है। तो आज हम संघवाद चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संघवाद को और जानते हैं कि ये संघवाद होता क्या है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस यानी कि इसके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका के में जैसे कि श्रीलंका में कैसे गृह युद्ध हो गया, बेल्जियम में कैसे श्रीलंका की नीतियों को देखते हुए अपनी नीतियों में बेल्जियम ने कैसे बदलाव किया, और जो विद्रोह होने वाले थे, जो विद्रोह यानी कि उनके आंतरिक जो विद्रोह हो सकते थे, उनको रोक पाया। तो आज चलिए हम उसके 10th क्लास के चैप्टर 2 को पढ़ते हैं, जो हमारा संघवाद है। तो अब हम देखते हैं कि संघवाद है क्या। तो जैसे कि दिया हुआ है कि संघवाद क्या है। तो जैसे कि हम कल पढ़े हुए थे कि बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। यानी कि हमने क्या पढ़ा था कल, बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, श्रीलंका के बारे में ही पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे कि उन्हीं चीज़ों को ना कंपेयर करके ना यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि संघवाद को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे दे रहा है यहाँ पे कि बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर कर रहे हैं कि जैसे कि बेल्जियम कल कैसे, यानी कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़े हैं कि बेल्जियम ने क्या किया और श्रीलंका ने क्या किया, दोनों के अंतरों को समझेंगे और तब हम संघवाद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दिया है यहाँ पे कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए, उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकतर प्रांतीय सरकारों को दिया गया। कहने का मीन्स है कि जैसे हमारा भारत देश, आप देखते हैं भारत देश को, ये क्या है, एक लोकतंत्र देश है। क्या है, लोकतंत्र देश। अब आप इसमें भी देखते हैं क्या कि केंद्र, यानी कि हमारा केंद्र में भी केंद्र है, यहाँ पे राज्य भी है और कुछ प्रांतीय हैं। यानी कि ये 3 प्रकार के सरकारें यहाँ पे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे पावर काम करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि जो शक्ति थी बेल्जियम में, उसने बेल्जियम ने क्या किया कि केंद्र सरकार की शक्तियों में क्या कर दिया, कमी कर दिया। और कमी करने के कारण क्या हुआ कि और ये अधिकतर प्रांतीय सरकारों को दिया गया। कहने का मीन्स है कि केंद्र सरकार से उन शक्तियों को कम कर दिया गया और इन शक्तियों को बंटवारा कहाँ कर दिया गया, प्रांतीय सरकारों में कर दिया गया। कि जैसे कि हमने क्या देखा था कि बेल्जियम में क्या हो रहा था, वहां पे देख रहे थे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा था कि यानी कि जो डच थे और फ्रेंच बोलने वाले थे, इनके बीच क्या हो रहा था, मनमुटाव पैदा हो रहा था, इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती जा रही थी, जिसके कारण बेल्जियम सरकार ने क्या किया था, केंद्र सरकार की शक्तियों को क्या कर दिया था, कम कर दिया था, और उन शक्तियों को प्रांतीय सरकारों के बीच में बांट दिया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी। यानी कि ये लाइन कह रहा है क्या कि बेल्जियम में तो पहले से प्रांतीय सरकारें थी, बट जो पावर होता है वो पावर शेयर अभी नहीं किया गया था। यानी कि जो भी कंप्लीट पावर थी वो किनके पास रहती थी, वो रहती थी केंद्र सरकार के पास। तो वही ये लाइन बोल रहा है कि बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, लेकिन जो पावर केंद्र सरकार के पास रहती थी वो पावर जो था यहाँ पे प्रांतीय सरकार के पास नहीं थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि तभी उनकी अपनी भूमिका थी और अपने अधिकार थे। ओके, अपनी भूमिका भी थी और कुछ क्या थे उनके पास, अपने अधिकार। यानी कहने का मीन्स है कि प्रांतीय सरकार बेल्जियम में पहले से ही थी और इनके पास क्या था, अपनी कुछ भूमिकाएं भी थी और कुछ इनका अधिकार भी था। पर अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। ये अधिकार किसके द्वारा दिए गए थे, केंद्र ने दिया था। और जब केंद्र ने दिया था तो क्या करेगा, वो सीमित क्या करेगा, अधिकार दिया होगा। तो यहाँ पे वही देख रहे हैं हम यहाँ पे कि बेल्जियम में क्या थी, प्रांतीय सरकारें थी, पर जितनी भी पावर होती थी ज्यादातर वो केंद्र सरकार के पास थी, और जो भी पावर दिए गए थे प्रांतीय सरकारों को वो केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए थे। अब देखिए यहाँ पे कि इन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती थी। अब केंद्र सरकार ने दिया था तो केंद्र सरकार के पास क्या था, पावर था। वो क्या करता, केंद्र सरकार उस प्रांतीय सरकारों से क्या कर सकता था, उस पावर को छीन सकता था। यानी कि प्रांतीय सरकार होते हुए भी बेल्जियम में क्या था,
कि प्रांतीय सरकारों की कोई भूमिका वहां पे नहीं दिख रही थी उतनी, यानी कि कहने का मीन्स है कि केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा दबदबा रहता था। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि केंद्रीय सरकार जो थी वो तो दे दी प्रांतीय सरकार को कुछ पावर, लेकिन ये क्या थी कि ये पहले ही बोल दिया गया था कि हाँ केंद्रीय सरकार जब भी चाहे वो पावर को क्या कर सकती थी, वापस ले सकती थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि सन 1993 में यानी कि 1993 में कुछ बदलाव हुए। अब क्या किया गया कि इसको देखते हुए कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे कि बेल्जियम में तो पहले ही आप वहां पे देख चुके थे कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण क्या क्या हो गया। तो 1993 में यानी कि 1993 में क्या कर दिया गया कि बेल्जियम के सरकार में क्या किया गया, इनके संविधान में कुछ बदलाव किया गया। अब ये क्या थे, और बदलाव जो था वो प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया 1993 में कि जो प्रांतीय सरकारें थी बेल्जियम की, उनको कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए, यानी कि संविधान में कुछ बदलाव किए गए और इनके पास क्या कर दिया गया, कुछ संवैधानिक अधिकार दे दिए गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही, यानी कि जब ये जो पावर था वो संविधान के अकॉर्डिंग उनको मिल गया तो उनपे क्या करेगा, केंद्र सरकार जो थी उनकी वो इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। यानी कि ये जो प्रांतीय सरकारें थी वो केंद्र पे अब निर्भर नहीं थी। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो इस प्रांतीय सरकारों को पावर दी गई थी वो किसने दिया था, केंद्र सरकार ने दिया था। किसने दिया था, केंद्र सरकार। और जब ये केंद्र सरकार उसको दी हुई थी तो ये क्या कर सकती थी, कभी भी वापस ले सकती थी। लेकिन अब इनको मिल गया संवैधानिक अधिकार, और संवैधानिक अधिकार का मतलब होता है कि संविधान के अनुसार, यानी कि बेल्जियम के जो संविधान थे उसमें ये लिख दिया गया, यानी कि ये अधिकार मिला उससे कि प्रांतीय सरकारों के पास कुछ अपने अधिकार होंगे, और वो क्या होगा उसके बाद कि प्रांतीय सरकारें अब उन अधिकारों के प्रति केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगी, यानी कि वो केंद्र सरकार से फ्री होके कोई भी काम अपना उस अधिकार के अकॉर्डिंग कर सकती थी। अब हम आगे देखेंगे क्या कि इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। यानी कि अभी भी बेल्जियम में क्या था, एकात्मक शासन। अब एकात्मक शासन के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए। एकात्मक शासन होता है कि जहां पे क्या करता है, एक पार्टी, यानी कहने का मतलब है कि एक ही कम्युनिटी क्या करता है, वहां पे सरकार करता है। अब मान के चलिए कि हमारे पास केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, और कुछ निर्वाचित, यानी कहने का मतलब है कि नगर पालिका के अकॉर्डिंग भी है, जैसे कि भारत में। अब जब केंद्र सरकार के पास सारे पावर है और केंद्र सरकार क्या करती है, अपने मनमर्जी से सब चलाती है, राज्य सरकारों को कोई फ्रीडम नहीं है कि हाँ अपने से कुछ काम कर सके, यानी कि वो क्या करेंगे, कभी भी कोई काम करना हो तो अगर केंद्र सरकार से अगर वो परमिशन लेते हैं तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे एकात्मक शासन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि कुछ संवैधानिक अधिकार क्या कर दिया गया, बेल्जियम के प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया, और ये जब उनको दिया गया तो क्या थे, केंद्र पर निर्भर अब न होके वो अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिए। और यहाँ पे देखिए अब ऐसे करने के बाद क्या हुआ कि बेल्जियम एकात्मक शासन की जगह पे क्या कर दिया गया, संघीय शासन प्रणाली ला ली। कहने का मतलब है कि जब ये जो संवैधानिक अधिकार जब प्रांतीय सरकारों को मिल गया तो उस समय, उसके पहले तो एकात्मक शासन थी, तब ये एकात्मक शासन के स्थान पे बेल्जियम में कौन सी शासन प्रणाली हो गई, संघीय शासन प्रणाली हो गई। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे कि एकात्मक शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, मैंने देखा ही था, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, दो देशों का कंपेयर किया था, और वो कौन कौन से देश थे, बेल्जियम और कौन सा देश था हमारा, श्रीलंका। अब बेल्जियम का बात आ गया तो बेल्जियम का मैं कैपिटल क्या बताया था आपको, तो बेल्जियम की कैपिटल होती है ब्रुसेल्स। क्या थी, ब्रुसेल्स। और जो हमारा श्रीलंका है तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो जो श्रीलंका था ये कब आजाद हुआ था, ये भी मैंने बताया था। तो चलिए मैं कुछ बता दे रहा हूँ यहाँ पे, 4 फरवरी कब हुआ था, 1948 को। श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 4 फरवरी 1948 को ये क्या हुआ था, आजाद हुआ था। किन से, ये फिरंगियों से, यानी कि इंग्लैंड वासियों से। और जब ये श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, और इसके जो कहने का मतलब है कि जब 4 फरवरी 1948 को जब ये आजाद हुआ था तो उस समय कौन थे इसके प्रधानमंत्री बने थे, सेना नायक बने हुए। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अब देखते हैं क्या यहाँ पे कि श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब मैंने ऊपर, यानी कि प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि बेल्जियम में गृह युद्ध न हुआ था लेकिन श्रीलंका में गृह युद्ध हो चुका था, और उसी गृह युद्ध को देखते हुए बेल्जियम ने क्या किया, अपने संवैधानिक रूप में क्या कर दिया, कुछ बदलाव किए, जिसके कारण इनके पास जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी उसमें क्या हुआ कि बदलाव हो गया।
अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि श्रीलंका के पास अभी भी क्या थी, एकात्मक शासन व्यवस्था ही है, जिसमें क्या था कि केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। यानी कि श्रीलंका में अभी भी क्या है, वहां पे एकात्मक शासन है, और वहां पे जो पूरी जो पावर है, जो अधिकार है, वो सारे के सारे अधिकार किनके पास है, केंद्र सरकार के पास है। यानी कि राज्य सरकारों के पास कोई पावर नहीं है। यानी कि वहां पे कौन सी सरकार शासन करती है, तो केंद्र सरकार करती है। अब हम फ्रेंड्स आगे देख रहे हैं यहाँ पे कि श्रीलंका जैसे दे रहा है कि श्रीलंका में, अभी आपने क्या पढ़ा था पहले इसके प्रीवियस चैप्टर में, फिर उसको बता दे रहा हूं। आपने पढ़ा था श्रीलंका के बारे में, और आपने उसमें देखा था क्या कि दो लैंग्वेज थे, एक सिंगली था। कौन था, सिंहलियो बोल रहे थे, सिंगली लैंग्वेज था, और तमिल थे। तो तमिल भी दो प्रकार के थे, एक श्रीलंकाई तमिल थे और भारतीय तमिल थे। तो यहाँ पे वही बातों को बता रहा है कि जब यहाँ पे श्रीलंका में श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश के सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, क्योंकि आप वहां पे देख रहे थे कि सिंगली की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 74%, जो कि मैंने कल ही बताया था आपको प्रीवियस चैप्टर में। तो वहां पे क्या होगा, सिंगली वाले तो कभी नहीं चाहेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था, वो तो चाहेंगे कि मेरी अगर जनसंख्या ज्यादा है तो मेरी पावर रहे। कोई भी कास्टिज्म चाहेगा कि क्या करता है कि जब देखता है कि मेरा अगर जहां पे किसी भी कास्टिज्म की अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, वो दूसरे कास्ट पे क्या करता है, वहां पे ओवरटेक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये श्रीलंका में वही बातें था कि जब सिंगली और जो तमिल थे, तो सिंगली कितनी थी, 74% भाग में थे, और तमिल क्या थे, वो लोग कम थे, यानी कि 18% के हिस्सों में थे, और कुछ अदर जो थे और कुछ पार्ट्स में थे। अब कहने का मतलब है कि जो तमिल थे ना, इसमें 13% क्या थे, श्रीलंकाई तमिल थे, और कुछ पार्ट जो 5% में हमारे गए थे भारतीय तमिल थे। तो ये जो तमिल नेता थे ना, ये हमेशा से चाहते थे क्या कि देश में क्या हो, सच्चे अर्थ में देश क्या हो जाए, एक संघीय व्यवस्था कायम हो जाए। संघीय का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो लैंग्वेज वाले थे ना, सिंगली और तमिल, इनको क्या हो, सेम पावर मिल जाए, यानी कि एक दूसरे पे, यानी कोई भी क्या कर सके, ओवरटेक न कर पाए, एक दूसरे की सहायता कर पाए, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या करे, वो मिलजुल कर रहे हैं और अपने पावर को यूज करें। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुसांगिकी इकाइयों के बीच बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि अभी आपने देखा था बेल्जियम में कि संघीय व्यवस्था जब हुई तो क्या हुआ था, एकात्मक से जब हम संघवाद में गए तो केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार में हमारा अधिकार बढ़ गया। तो वही यहाँ पे चीज दे रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय पदाधिकार और उनकी जो विभिन्न अनुसांगिक इकाई का मतलब है, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास क्या है, भारत देश है। अब देश के अनुसांगिक इकाई क्या हो गई, ये जो स्टेट्स हो गए, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये सब जितने क्या है, इसके अनुसांगिक इकाई हैं। तो संघीय व्यवस्था जो थी ना, उनके केंद्रीय पदाधिकार और जो इसके विभिन्न अनुसांगिक इकाई थे, इनके बीच जो तो पावर था ना, उनके बीच क्या हुआ, शेयरिंग हो गया, यानी कि बंटवारा हो गया, और उनके बीच में ये पावर रख दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि संघीय शासन व्यवस्था लग गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं आगे कि आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती है। कितनी सरकारें होती है, तो संघीय व्यवस्था में कितने प्रकार की सरकारें होती है, तो दो प्रकार की, दो स्तर की सरकारें होती है। अब वो कौन कौन सी सरकारें हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। क्या होती है, एक सरकार जो होती है वो क्या होती है, पूरे देश के लिए होती है। जैसे भारत में केंद्र सरकार है, तो ये क्या है, पूरे देश के लिए है, और जिनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और जितने नेशनल सब्जेक्ट यानी कि राष्ट्रीय महत्व वाले, इंपॉर्टेंस वाले जितने भी विषय होते हैं ना, वो सारे के सारे केंद्र सरकार में निहित रहते हैं। यानी कि उस पे सारा जो अगर उस पे कहने का मतलब है कि अगर यानी कि उस पे अगर कोई अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो वो कौन सी सरकारें लेती है, केंद्र सरकारें लेती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा जो है ना, फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें, जैसे कि मैंने अभी बेल्जियम पढ़ाया था, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें। तो हम प्रांतीय सरकारों को राज्य सरकार भी बोलते हैं। तो जो दो सरकारें यहाँ पे क्या थी, संघवाद में दो सरकारें होती हैं, केंद्रीय सरकारें और राज्य सरकारें, या हम उसको प्रांत सरकारें बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं कि जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है, और राज्य सरकारें क्या करती है, जो दिन प्रतिदिन की कामकाज होती है उनको देखती है, और सत्ता
कि इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि संघवाद जब हो जाता है तो राज्य सरकारें यानी कि प्रांतीय सरकारें और केंद्र सरकारें क्या होती है, आपस में इंडिपेंडेंट हो जाती है, आजाद हो जाती है, फ्रीडम के साथ अपने अपने कामों को करती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संघ है क्या। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था, इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। अब आप देख ही सकते हैं कि एकात्मक शासन में केंद्र के पास सब पावर होता है, और संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि दोनों के बीच में क्या होता है, शेयर बट जाता है। अब हम देखेंगे क्या कि एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है जो कि केंद्र सरकारें हो। अब कोई भी एक ही स्तर होता है, वो कोई भी हो, और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। जहां भी एकात्मक शासन होगा वहां पे एक मत यानी कि एक एकात्मक व्यवस्था होगी, एकात्मक शासन होगा, और वो जो शासन होगा और भी जितनी हमारी सरकारें होगी यानी कि उस पे उसके आधिपत्य में रहना पड़ेगा, यानी कि उसके अधीन होकर काम करना पड़ेगा। अगर हमारा भारत अगर मान के चलिए कि अगर ये एकात्मक रहता तो क्या होता है कि जितने भी स्टेट्स हैं ना, ये सब के सब किसके अधीन रहते, केंद्र सरकार के अधीन रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, संघवाद है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। ओके, यानी कि इसमें क्या होता है कि किसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, केंद्रीय सरकारें प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को क्या दे सकती है, आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। और संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने को आदेश नहीं दे सकती। यानी कि जो राज्य सरकारें होती है वो फ्रीडम होती है, वो क्या करती है कि केंद्र सरकारों के अधीन नहीं हो पाती। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पिक्चर को देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिक्चर हमारा एक क्या है, ये पूरा वर्ल्ड का पिक्चर है। अभी आपने यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या है, रूस है। क्या है ये, रूस है। और जहां जहां संघवाद है ना, वहां वहां ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ये भारत है। आप यहाँ पे देखिए संघीय राजनीतिक व्यवस्था, जो जो रेट से है ना, यहाँ पे सब संघीय राजनीतिक व्यवस्था है। यानी कि आप यहाँ पे देखिएगा कि कनाडा में भी क्या है, संघीय राजनीतिक व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी क्या है, संघीय राज्य व्यवस्था है। अब आप बोलिएगा सर ये कौन सा पार्ट है, तो ये अलास्का है। और अलास्का किसका पार्ट होता है, यूएसए का पार्ट होता है। किसका पार्ट है, ये है यूएसए का पार्ट। ये और ये दोनों के दोनों क्या है, ये भी हमारा यूएसए है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा यूएसए ही है। और यहाँ से ये कनाडा पड़ता है। ये सब है ना, ये सब के सब कनाडा में आता है। यानी कि यहाँ से ये जो पिक्चर है ये सब कनाडा में है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जितने भी रेड टर्म में हैं ये सब के सब यहाँ पे संघीय राज्य व्यवस्था है। तो आपने क्या देखा, रूस में संघीय राज्य व्यवस्था है। यहाँ पे आप देखिए बेल्जियम में है, स्पेन में है, अब यहाँ पे नाइजीरिया में है, इथोपिया में है, भारत में भी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और ये ब्राज़ील में भी क्या है, ब्राज़ील में भी हमारा संघीय राज्य व्यवस्था है। अर्जेंटीना ये हमारा देश है, अर्जेंटीना में भी क्या है, संघीय राज्य व्यवस्था है। अब हम अफ्रीकन कंट्री में देखेंगे, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका में भी क्या है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में भी संघीय राज्य व्यवस्था है। और ये तो हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के होते हुए एक देश भी है, और यहाँ भी क्या है, संघीय राज्य व्यवस्था है। यहाँ पे हम देखेंगे मलेशिया में भी हमारा संघीय राज्य व्यवस्था है, पाकिस्तान में भी संघीय राज्य व्यवस्था है। तो इतने सारे देशों में क्या है, संघीय राज्य व्यवस्था है। और यहाँ पे आप जर्मनी में भी देख सकते हैं। वैसे आपको क्या बताया गया था कि बेल्जियम के, मैंने अभी प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ाया था, बेल्जियम के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो आपका जर्मनी है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है और स्विट्जरलैंड। ये जो चार देश हैं ना, ये क्या है, ये बेल्जियम देश के नेबरिंग कंट्री हैं। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि राज्य सरकारें जो होती है ना, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है। तो कैसी सरकार में, तो संघ सरकार, यानी कहने का मतलब है कि संघ सरकार जो होती है ना, संघ सरकार वाले पार्ट में क्या होता है कि राज्यों के पास क्या होता है, अपनी पावर होती है, अपनी शक्तियां होती है, और अपने अनुसार वो अपने कामों को कर सकता है। लेकिन एकात्मक रूप में क्या होता है, वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। यानी कि कोई भी काम अगर उसे करना होगा तो केंद्र सरकार से पहले परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, संघ राज्य सरकार में
कि यहाँ पे केंद्र सरकारें जो होती है, सॉरी, राज्य सरकारें जो होती है वो अपनी शक्तियों का यूज खुद कर सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसके लिए वह केंद्र सरकार के जवाबदेही नहीं होती, यानी कि उसको केंद्र सरकार से कोई भी बातें पूछने की जरूरत नहीं है। यानी कि उसके, मैंने कहने का मीन्स है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अब यहाँ पे अधीन न हुई, यानी कि वो अपनी काम अपने आजादी से कर सकती है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। यानी कि जब केंद्र सरकारें अपना काम करेगी तो लोगों को जवाब देगी। आप जानते हैं कि कोई भी हमारा लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र में क्या होता है, आपने पढ़ा था, लोकतंत्र में क्या करना पड़ता है कि जो भी हम काम करते हैं ना उसको हम क्या करते हैं, प्रेस के अनुसार हम पूरे पब्लिक को हमें बताना पड़ता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब बातें सबको जानने की जरूरत होती है। अगर आप कोई बिजनेस करने जाते हैं किसी देश के साथ में, वो भी क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ पब्लिकली हमें क्या करना पड़ता है, केंद्र सरकारें वो शो करती है, यानी कि सारे पब्लिक को ये जानने का अधिकार है कि हाँ हमारी सरकारें क्या करती है। तो वही यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर कोई भी सरकारें अपनी काम अगर अपने अपने ढंग से कर रही है, अपने अपने कामों को कर रही है, तो जो भी स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हो या राज्य सरकारें, इनको क्या करना पड़ता है, जवाबदेह देना पड़ता है, किसको, पब्लिक को, या किसी भी स्तर पे। यानी कि हर एक लोकतंत्र में हर एक लोगों को ये जानने का अधिकार है कि उनके साथ, यानी कि उनके देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर अब हम गौर करेंगे। यानी कि संघीय व्यवस्था में क्या क्या होता है, आखिरकार हम उस सरकार को जो एक होता है एकात्मक सरकार से संघीय सरकार कैसे अलग है, हम अब इन बातों को देखना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इन बातों को देखते हैं कि आखिर एकात्मक सरकार से संघीय सरकारें कैसे अलग हैं और यहाँ पे कौन कौन से कार्य होती हैं जिसके कारण एकात्मक सरकार से संघीय सरकारें अच्छी कही जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ जो सरकार है दो या अधिक स्तरों वाली होती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो सरकारें, यानी कि जो दिया हुआ है पहला पॉइंट, यहाँ पे ये पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि यहाँ सरकारें क्या होती है, दो या अधिक स्तरों वाली होती है। और एकात्मक सरकार में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार वाली होती है। लेकिन संघात्मक सरकार में ना सरकारें दो भी हो सकती है, क्या, राज्य केंद्र सरकारें या राज्य सरकार, या हम उसको क्या बोलते हैं, प्रांतीय सरकार बोलते हैं, और एक होता है नगर पालिका के तौर पे। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम राज्य में भी जाते हैं तो उसको नगर पालिका सरकार के अकॉर्डिंग हम बांट देते हैं। तो उसमें क्या हो सकती है संघ सरकार में, कि जो सरकारें होती है संघ सरकार की वो दो या इससे अधिक स्तर वाली हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। अब जैसे इसमें दे रहा है क्या कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूहों पर शासन करती है। अब केंद्र सरकार है तो एक ही नागरिक पे वो भी शासन करेगी, राज्य सरकारें हैं तो वो भी नागरिक पे सरकार है। मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार है, बिहार में हम है तो बिहार पे क्या होगा, बिहार गवर्नमेंट भी क्या करेगी, उस पब्लिक पे शासन करेगी। केंद्र सरकार भी क्या करती है, पूरे देश पे शासन कर रही है, उसमें हमारा क्या है, बिहार भी आ रहा है। तो यही यहाँ पे बातों को बताने की कोशिश कर रहा है ये लाइन कि अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं ना एक ही नागरिक समूहों पर शासन करती है, पर कानून जो होते हैं बनाने पर, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। कहने का मीन्स है कि वो तो एक ही नागरिक पे शासन करती है। जैसे कि हम ही लोग हैं, एक ही व्यक्ति को ले लो, ये व्यक्ति है जैसे मान के चलो भारत देश का, अगर मान के चलिए बिहार में है तो बिहार सरकार इस पे शासन करेगी, केंद्र सरकार भी इस पे शासन करेगी। लेकिन जो कर वसूलने का और कानून बनाने का जो यानी कि अधिकार होगा वो क्या करेगा, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में करेगा। अब ये नहीं कि बिहार से बाहर जाके बिहार क्या करेगा कि अपना अधिकार क्षेत्र जमाना शुरू करेगा, नहीं, ये अपने अधिकार क्षेत्र में ही लिमिट रहेगा। और केंद्र सरकारें जो है क्या करेगी, वो पूरे भारत में है, यानी कि कर वसूलना है अगर बिहार को तो वो अपने एरिया में ही वसूल करेगी, न कि इससे बाहर जाएगी। अब चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट को। अब हम इसमें देख सकते हैं कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यानी कि अगर किसी देश को संघात्मक बनाना है तो पहले तो संविधान होना ही चाहिए। तो ये जो दे रहा है कि विभिन्न स्तरों की जो सरकारों के अधिकार क्षेत्र जो होते हैं वो संविधान में स्पष्ट रूप से क्या है, वर्णित कर दिए गए हैं। यानी कि संविधान में ये लिख दिया गया है, ये समझा दिया गया है कि हाँ कौन सी सरकारों का, कौन से राज्य का, उसका कितना अधिकार क्षेत्र है।
आप देख सकते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की सुरक्षा देता है। यानी कि जो संविधान है ना, ये जैसे कि हमारा क्या होता है कि हम एक इंसान है, हम क्या करते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, वैसे ही क्या होता है कि संविधान क्या करता है कि सभी सरकार के स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। कौन? संविधान। क्योंकि जो चीज उसमें लिख दिया गया है वो क्या होगा, वो चलता है। अगर लिख दिया गया है कि नहीं, अगर आप उसके अधिकार क्षेत्र में कुछ करते हैं तो आपको ये सजा मिलेगी या वो ये पेनाल्टी भरना पड़ेगा, ये हट जाना करना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, वहां पे देना पड़ता है। क्योंकि इसीलिए यहाँ पे क्या है कि जो संविधान है वो गारंटी लेती है सुरक्षा की इन सब सरकारों की। चलिए अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे और देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है क्या कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी कि संविधान के जो मौलिक प्रावधान है ना, उसको एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, और ऐसे बदलाव जो है दोनों स्तर की सरकारों के बिना सहमति के नहीं हो सकते। यानी कि अगर मौलिक प्रावधान हो, यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार होता है, जो संविधान के स्तर पे संविधान में जो मौलिक अधिकार लिखा गया है, अगर उस स्तर की सरकार यानी कि वैसे प्रावधानों को अगर बदलना हो तो इसमें एक स्तर की सरकार कभी इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसमें दोनों सरकारों की सहमति की जरूरत हमेशा पड़ती है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे क्या कि दोनों सरकार, तो दोनों सरकार क्या है, आप देखिए, केंद्र सरकार। अब मान के लिए भारत के संविधान में ही कुछ करना है तो केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार में क्या आएगा, लोकसभा, लोकसभा, और एक क्या आएगा, राज्यसभा। और इन दोनों के अलावा इसमें तो बहुमत चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब अगर चलेंगे तो पूरे राज्य, कहने का मतलब है कि जितना भी राज्य है ना, उनके विधानसभा में, यानी कि उनके विधानसभा से भी बहुमत लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये लाइन यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हमारे मौलिक प्रावधान है, इसमें सिर्फ एक स्तर की सरकारें बदलाव नहीं कर सकती है, आई मीन केंद्र सरकार की स्तर की सरकारें नहीं बदल सकती। इसमें क्या होगा, केंद्र सरकार की भी बहुमत चाहिए, और इसके साथ साथ वो राज्य सरकारें जो होगी इनकी भी बहुमत चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, मौलिक प्रावधानों में चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। अब हम चलिए और पांचवें पॉइंट को देखते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि दिया हुआ है कि पांचवें स्तर में कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। जो अदालतें हैं वो संविधान और विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं उनके अधिकार की व्याख्या करने का उनको किसको अधिकार है, अदालतों को अधिकार है। अगर मुझे कोई भी, अगर मान के चलिए कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कुछ बातों को लेकर क्या हो गया, गर्मा गर्मी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इंटर यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इनके बीच जो कानून बन रहे हैं इनमें सही ढंग से नहीं काम कर रहा है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो केस चलेगा ना, वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट भी बहुत स्तर के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, आपका हाई कोर्ट होता है, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे कोर्ट ये सब बटे हुए हैं। तो जो ये सरकारें चलती है, कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो मतभेद होता है, तो इनकी जो बातें यानी कि इनके बीच की जो बातें यानी कि इनके बीच में जो केस चलते हैं, यानी कि इनके बीच में अगर किसी अधिकार के विवाद को निपटाना हो तो ये केस कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाता है। तो यहीं पे हम देख सकते हैं कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों को अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। वो देखिए अब सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय आ गया तो मैं इसके बारे में कुछ बातें बता दे रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं क्या कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में मतभेद है, तो ये केस हमारा कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। या केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राज्य सरकार के बीच में मतभेद है, तो ये भी कहाँ पे केस जाएगी, कहाँ पे फाइल होगी केस, ये भी सर्वोच्च न्यायालय में ही जाके इसकी केस की सुनवाई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 पॉइंट को। यहाँ पे देखेंगे क्या कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। यानी कि जो भी अब वित्तीय स्वायत्तता है उनको निश्चित करने के लिए कोई भी यानी कि जो भी सरकारें हैं उनको विभिन्न स्तर की सरकारों को क्या है, राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित करने का अधिकार है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या 7 नंबर पॉइंट में कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। क्या है,
इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के क्या है, दोहरे उद्देश्य हैं। अब इसमें आप जानते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में तो एकात्मक नहीं है, एक सरकार तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य। अब क्या क्या है इसमें आप देखिए, देश की एकता की सुरक्षा करना, देश की क्या करना, एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। यानी कि संघ सरकार में ये होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों का उद्देश्य है कि वो देश की एकता को बनाए रखेंगे, देश की अखंडता को बनाए रखेंगे, उसको बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ क्षेत्रीय जो विविधता होती है इनका पूरा सम्मान करेंगे। कौन सरकार है, ये सब दोनों सरकारें। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। अब वो कौन कौन सी दो चीजें हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारों के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कभी भी सत्ता के बीच अगर बंटवारा करेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए कि दोनों स्तर की सरकारों के बीच सहमति होना चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। अगर कोई भी काम कर रहा है तो अगर कोई भी यहाँ पे क्या करना है कि सत्ता में बंटवारा करना है तो क्या होना चाहिए, दोनों सरकारों के बीच सहमति होना चाहिए और एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। यानी कि जो बिहार का अधिकार क्षेत्र है अपना उसको मानेगा, यूपी का अधिकार क्षेत्र है तो उसको मानेगा। यहाँ पे ये लाइन इसी बातों को बताने की कोशिश कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं। क्या होते हैं, जहां भी संघीय वर्ड आएगा आपको समझ जाना है कि जो एकात्मक सरकार है उसको इग्नोर कर देना है और यहाँ पे दो सरकारें या दो से अधिक सरकारों की बात की जाएगी। तो आदर्श संघीय व्यवस्था में क्या होता है, ये दोनों पक्ष होते हैं और आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमत होते हैं। जैसे कि दिया हुआ केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। कहने का मतलब है कि जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो सत्ते की बंटवारा होती है वो हर संघीय सरकार में क्या होता है, अलग अलग किस्म का होता है, अलग अलग तरीके का होता है। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इस चीज कह रहा है कि इस चीज पर निर्भर करता है। अब ये बात जो है ये किस चीज पर निर्भर करता है, यानी कि जो दोनों सरकारें हैं इनके बीच जो भरोसे हैं वो किस चीज पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। ये जो संघीय शासन व्यवस्था है ये कितने तरीकों से गठित होती है, तो दो तरीकों से गठित होती है। और वो कौन कौन सा तरीका है अब हम इसे देखते हैं। जो पहला तरीका है, दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। क्या करना, यानी कि जो दो स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनको मिला दो और जब ये मिल जाएंगे तो क्या होगा, एक बड़ी इकाई गठित हो जाएगा, एक क्या होगा, शक्ति का निर्माण होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। कहने का मीन्स है कि जैसे दिया हुआ है कि संघीय शासन व्यवस्था कितने तरीकों पे गठित होती है, तो दो तरीकों में गठित होती है। जो पहला तरीका है, दो या अधिक स्वतंत्रता यानी कि राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करते हैं। और जब भी हम दो स्वतंत्र राष्ट्र को अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, एक बड़ा शक्ति का निर्माण होगा और इन दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को क्या करते हैं, को साथ करते हैं तथा अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे कि साथ आकर, अब ये मान के चलिए कि दोनों के बीच क्या है, दोनों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब ये क्या करेंगे कि साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं। अब जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे, जब ये दोनों सरकारें मिल जाएगी दोनों राष्ट्रों की, तो ये क्या होगा, यहाँ पे संघ सरकार का निर्माण होगा। अब हम देखेंगे क्या कि जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे क्या था, संघ था ना। स्विट्जरलैंड, यहाँ भी तो संघात्मक शासन था। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी संघात्मक शासन था।
इस तरह की संघीय व्यवस्थाएं वाली मुल्कों पर आमतौर पर प्रांतों को सम्मान अधिकार है, और जहां भी संघीय सरकार है वहां पे केंद्र सरकार के साथ साथ प्रांतीय सरकारों को भी क्या है, समान अधिकार है, और वे केंद्र के बरक्स ज्यादा ताकतवर होते हैं। और जो ये हमारे प्रांत होते हैं ये क्या होते हैं, केंद्र के अकॉर्डिंग ये ज्यादातर क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा जो तरीका है वो क्या है, तो यहाँ पे बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा देना। यानी कहने का मतलब है कि इन जो संघीय शासन व्यवस्था को गठन करने का जो दूसरा तरीका है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा देश है मान के चलो, और उस बड़े देश को क्या कर सकते हैं हम, आंतरिक विविधता को ध्यान रखते हुए, अब बहुत ही बड़ा देश है तो उसको एक सरकार तो क्या कर सकती है, चला तो नहीं सकती है। अब यहीं पे वही बातों को बता रहा है कि जब वो क्या हो रहा है कि बड़ा जो देश है उसके द्वारा आंतरिक जो उसकी विविधता होती है उनको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है। यानी कि जो केंद्र सरकार है वो क्या करेगी, अपने देशों को टुकड़ों टुकड़े नहीं राज्य राज्य में बांट देगी, ताकि वो क्या करे, जो भी विविधता है अंदर की वो हर सरकार अपनी अपनी विविधता की क्या करे, रक्षा कर सके, ध्यान रख सके। और फिर क्या करता है, राज्यों का गठन करता है, और जो राज्य हैं और राष्ट्रीय सरकारों के बीच यानी कि संघ क्या करता है कि राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है उसको कर देता है। जैसे कि अब देखिए बेल्जियम, यहाँ पे भारत हो गया, बेल्जियम और स्पेन क्या है, इसके उदाहरण है। इस दूसरा श्रेणी जो है वाली व्यवस्था में राज्य सरकार क्या है, बरक्स केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी। कहने का मतलब है कि दूसरे श्रेणी वाली जो व्यवस्था है ना, जो अभी आपको बताया गया, इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकारें ज्यादा ताकतवर होती है राज्य सरकारों से। अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। अब जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अगर शक्ति की बंटवारा हो चुकी है तो यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में तो अधिकार क्या है, समान होगा, हम ऊपर से बढ़ते ही आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांतों को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अगर कोई स्थिति जब आता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि कुछ विशेष प्रांतों को अलग प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। अब जैसे इसमें हम देख सकते हैं क्या यहाँ पे कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि भारत की जो प्रांतीय व्यवस्था है वो कैसी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे दे रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था। अब ये भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि हमने क्या देखा था, पहले बेल्जियम को देखा था, श्रीलंका को देखा था, ये जैसे छोटे देश हैं। और आपने क्या पढ़ा था, बेल्जियम जो है वो तो हरियाणा के क्षेत्रफल से भी छोटा है, हरियाणा के क्षेत्रफल से आधा है, और हरियाणा के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। लगभग में इसके पास कितने 1.15 करोड़ जनसंख्या थी, तो हरियाणा के पास 2011 जनगणना के अनुसार क्या थी 2.54 करोड़, लेकिन अभी 2019 के तहत 2.84 करोड़ क्या है, हरियाणा की जनसंख्या है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती है। अब जैसे देखिए कि जो बेल्जियम है वो इतना छोटा है कि भारत का एक राज्य है, वो भी राज्य कौन सा, छोटा सा राज्य हरियाणा है, उस हरियाणा से भी आधा है और उसकी जनसंख्या से भी, पॉपुलेशन में भी आधा है। तो जब बेल्जियम को ये यहाँ पे क्या हो गया कि उसकी विविधता को संभालने में क्या हो गई, यहाँ पे बड़ी मुश्किल आ गई। तो सोचिए आप कि जो भारत है, भारत तो एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, तो भारत को क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी विविधता को संभालने के लिए भी तो यहाँ पे संघीय सरकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वही यहाँ पे देखा गया कि जब बेल्जियम और श्रीलंका के ऐसे छोटे देशों में क्या हुआ कि यहाँ पे विविधता को संभालने में इतनी बड़ी मुश्किल आ गई, तो क्या किया गया कि भारत में भी, भारत जैसे विशाल मुल्क में भी क्या किया गया कि इस मुश्किल को कम करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ कि संघीय व्यवस्थाएं भी रखी गई। जैसे कि दिया हुआ है कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होता है। अब जैसे बेल्जियम ही है,
तो बेल्जियम क्या था, बहुत ही छोटा था। और भारत क्या है, भारत जैसे बेल्जियम है उसके एक छोटे से राज्य का है, तो भारत में भी वैसे कितने हैं, कम से कम 45 स्टेट्स हैं। तो भारत में भी जितनी भी उसकी विविधता है उसको संभालने के लिए इसे क्या किया गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुछ नगर पालिकाओं में इसको डिवाइड कर दिया गया, ताकि इसके अंदर जितनी भी विविधताएं हैं ना उनको, उनकी रक्षा किया जा सके और उनको संभाला जा सके। अब हम चलते हैं और आगे और देखते हैं। अब आप देखते हैं क्या कि भारत में बहुत ही भाषाएं हैं, बहुत ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। बिहार में कुछ और भाषा बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में कुछ और भाषा है, नेपाल में कुछ, सॉरी नागालैंड में कुछ और है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और है, सिक्किम में कुछ और है। यहाँ पे क्या है, भारत में भाषाएं ही भाषाएं हैं, बहुत सारे भाषाओं का यूज किया जाता है। आपने देखा था कि बेल्जियम में 2 ही भाषा थी और वहां पे जंग छिड़ गया था। और कौन कौन सी भाषा, डच और फ्रेंची भाषा थी, और 2 ही भाषा के कारण बेल्जियम में जंग छिड़ गया। तो सोचिए कि भारत में भाषाओं की तो कमी ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा। और धर्मों की भी यहाँ पे कमी नहीं है, धर्म भी बहुत ज्यादा है। क्षेत्रों की भी कमी नहीं है, यहाँ पे जो क्षेत्र के लोग रहते हैं, कई क्षेत्रों के लोग रहते हैं यहाँ पे। भाषाएं भी बहुत है, धर्म भी बहुत है और कई क्षेत्रों के लोग रहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था क्या व्यवस्था है। आखिर हमारे देश में यानी कि भारत में सत्ता की साझेदारी कैसे की गई, हम इनके बारे में अब पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान से ही शुरुआत करें। हम क्या करेंगे, संविधान से ही शुरुआत करेंगे कि हमारी संविधान कैसी है। अब हम देखेंगे क्या कि ये जो संविधान बना था ना, पहले क्या हुआ कि भारत का तो विभाजन हुआ पाकिस्तान से, तो ये जो पाकिस्तान से विभाजन हुआ था इसमें बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन हुआ था। कहने का मतलब है कि विभाजन से पहले, भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा ब्लडशेड हुआ था, खूनी रंजिशें हुई थी, यहाँ पे बहुत ही लोग मारे गए थे, जिसके कारण यहाँ पे बाद में जाके भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, विभाजन हो गया। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे कि आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े जो थे भारत में विलीन हो गए। अब जैसे ही क्या हुआ कि भारत को जब ये पाकिस्तान और भारत में बंटवारा हो गया, तो भारत की जो रजवाड़े थी वो क्या हो गई, भारत में विलीन हो गई, भारत में मिल गई। और यहाँ पे जैसे कि भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। जो भी रजवाड़े थे वो भारत में जैसे मिलते गए, तो भारत का संविधान क्या कर दिया कि भारत क्या है, वो राज्यों का संघ है। जैसे कि हम आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो आर्टिकल 1 में ये लिखा गया है कि भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है, यहाँ पे राज्यों से ही मिलके बना है। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे कि इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। संविधान में संघ शब्द तो नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि भारतीय संघ का गठन जो हुआ था वो संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ था। आगे देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि जैसे कि संघीय व्यवस्थाएं की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर देख ले। अब क्या क्या था, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था, 7 संविधान यानी कि संघीय राज्य व्यवस्था कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं, कौन कौन से नियम लगा सकते हैं संघीय राज्य व्यवस्थाओं में, उनके बारे में हम पढ़। अब हम देखेंगे क्या किया यहाँ पे कि ये सभी बातें, जो 7 बातें थी ना, भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है, जो कि हम ऊपर पढ़े हुए थे। ये सब के सब क्या थे, रूल थे, वो भारत की सरकार पे लागू होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। जो संविधान था भारत का मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। और वो कौन कौन से शासन व्यवस्था है, तो वो है संघ सरकार। अब ये संघ सरकार में क्या होता है, तो देखिए अब ये जैसे दिया हुआ है यहाँ पे संघ सरकार, तो संघ सरकार में क्या होगा, तो या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, या आप इसे संघ सरकार बोलो, या हम इसे केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं, या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो था वो क्या था, वो था हमारा राज्य सरकार। क्या था, राज्य सरकार है। और जो केंद्र सरकार जो थे वो ना, यानी कि जो केंद्र सरकार को पूरा यानी कि पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। क्या करना था, जो केंद्र सरकारें थी ना उसे क्या करना था, जितने भी भारत के लोग थे उस समय 40 करोड़ के आसपास, यानी कि उनको क्या करना था, केंद्र सरकार ही प्रतिनिधित्व कर रही थी और केंद्र सरकार को ही प्रतिनिधित्व करना था। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि बाद में
पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सरकार की दो स्तरों को पढ़ रहे थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन बाद में क्या किया गया कि भारत में क्या है, बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा भाषाएं हैं, जिनके कारण देखते हुए इनमें क्या कर दिया गया, पंचायत और नगरपालिकाओं के रूप में इनको संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर में बंटवारा कर दिया गया, यानी कि तीसरे स्तर को जोड़ दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अलग अधिकार क्षेत्र हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि राज्य सरकारें और प्रांतीय सरकारों में अधिकार क्षेत्र थे, अपने अपने अधिकार क्षेत्र। तो वैसे ही यहाँ भी 3 स्तर की जो सरकारें हैं, हमारे जो तीसरी स्तर की सरकारें हैं, यहाँ भी वही शासन व्यवस्था, यानी कि वही चीज यहाँ पे भी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कि संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, यानी कि जो केंद्र सरकारें हैं और जो राज्य सरकारें हैं, इनको स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विधायी जो कुछ अधिकार थे उनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। और वो कौन कौन से हिस्से थे? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वो कौन कौन सी सूची थी? अब चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके। पहला था हमारा संघ सूची। क्या था? संघ सूची। संघ सूची, ये पहला था हमारा। दूसरा था राज्य सूची। और जो थर्ड नंबर था वो था हमारा समवर्ती सूची। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि केंद्र और राज्य सरकारों को संविधान के अकॉर्डिंग, यानी कि उनको क्या कर दिया गया, इनके विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में क्या कर दिया गया था? बांट दिया गया था। किनके? संविधान के स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों को, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में क्या कर दिया गया कि इन विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। और वो कौन कौन से हिस्से थे? संघ सूची था, राज्य सूची था और समवर्ती सूची था। अब हम आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं संघ सूची के बारे में। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि संघ सूची में क्या क्या था। तो इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग सेक्टर का जितना भी काम है वो सब संघ सूची में आएगा। संचार और मुद्रा जैसे जितने भी वर्क होंगे ये सब के सब संघ सूची में आएगा। जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, यानी कि कहने का मीन्स है कि संघ सूची में हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा? प्रतिरक्षा। जो विदेशी मामले होंगे, फॉरेन मामले होंगे, वो आएंगे। बैंकिंग सेक्टर का जितना भी काम होगा वो संघीय मामले में आएगा। संचार और मुद्रा का होगा, ये भी संघीय मामलों में आएगा। तो पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की जरूरत है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि इन कारण इन विषयों को संघ सूची बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही नीति का जरूरत है। अब हम इसमें सारा केंद्र सूची ही काम कर सकता है, लेकिन एक बात याद करिए कि संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ही है। यानी केंद्र सरकार ही संघ सूची में अपना कानून बदल सकती है या कुछ बना सकती है। को किसका पावर है? तो केंद्र सरकार को ही बस पावर है। अब हम आते हैं दूसरे विषय पे, और दूसरा विषय जो है वो है राज्य सूची। वो क्या है? राज्य सूची। अब जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि संघ सूची। अब संघ सूची में कौन कौन सा आएगा? तो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आएंगे। यानी कि राज्य सूची में जो भी हमारे स्टेट लेवल का पुलिस होता है ये आ गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य जो कमर्शियल सेक्टर का होता है, कृषि एग्रीकल्चर, सिंचाई इरिगेशन जैसे जो प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय इसमें आते हैं। और राज्य सूची में जो वर्णित विषय हैं इनके बारे में जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही बना सकती है कानून। अब आते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में क्या है? कौन सा विषय है? शिक्षा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जो एजुकेशन है वो किस विषय में आता है, तो वो आता है समवर्ती सूची में। वन यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट है ये भी हमारा समवर्ती सूची में आता है। मौजूद यानी कि जो मजदूर हैं ये भी हमारा जो लेबर वाले हैं, लेबर संघ, ये क्या आता है? लेबर यूनियन जो है ये हमारे समवर्ती सूची में आते हैं। विवाह हो गया, गोद लेना किसी बच्चे को, या उत्तराधिकार लेना जैसे विषय हैं ये सब के सब क्या आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं।
और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का विषय है। लेकिन अगर इन दोनों के कानून टकराव आते हैं तो केंद्र सरकार के कानून को मान्य माना जाता है। तो चलिए, आप यहाँ पे 3 सरकार यानी 3 सूची के बारे में पढ़ लिया और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या है। अब जो भी यानी कि 3 विषयों में, ये 3 विषय हमने पढ़े और 3 विषयों में ही कोई और बातें नहीं आई, कोई और सब्जेक्ट इसमें विषय नहीं आया, तो हम क्या करेंगे। तो इसमें कौन कौन आ सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय, तो किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर संविधान बनाने के बाद कोई अधिकार आया हो तो वो किसके सर यानी कि वो किसके प्रतिनिधि में चला जाएगा, तो वो चला जाएगा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में। तो ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका केंद्र सरकार के विषय में। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि हमारे संविधान के अनुसार जो है, हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे जो विषय हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, जो जैसे कि हमने बताया अभी। अब जैसे दे रहा है कि ऊपर जो दिया गया हुआ है कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकार बड़ी संघीय व्यवस्थाओं की साथी इकाइयों के बराबर अधिकार नहीं मिलते। अब जैसे कि ये चीज़ को दिया गया यहाँ पे कि और भारतीय संघ के राज्य सरकार को भी क्या होता है, बराबर अधिकार नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ राज्यों को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त है। कहने का मीन्स है कि यहाँ पे जो संघीय व्यवस्था में साथी इकाई को, संघीय व्यवस्था तो है ही लेकिन बराबर अधिकार कहीं कहीं नहीं मिल पाते हैं। और वहाँ पे भारतीय संघ के राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं मिलते, और कहीं तो क्या होते हैं कि कुछ राज्य को विशेष भी दर्जा मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिनका अपना संविधान है, जो कि अब क्या है, गलत है। यानी कि 2019 में क्या कर दिया गया, इसमें बदलाव हुआ, संशोधन हुआ, और यहाँ से जो भी हमारा ये पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, कट के बाहर आ जाएगा। यानी कि अब हम इसे ये सब के सब ये 370 के अकॉर्डिंग था आर्टिकल, और ये 370 हमारा क्या हो गया है, उसको हटा दिया गया है। इसलिए ये जो है ये होगा हमारा 370 जो आर्टिकल था उसके अनुसार ये सब चीज़ें थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। अब इसका जस्ट अपोजिट हो चुका है कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, यूनियन टेरिटोरीज है। यहाँ पे किसी को भी जाके घूमने की अनुमति है, कोई भी यहाँ पे क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जमीन लेने और मकान लेने और खरीदने की जो शक्ति है अभी भी उतनी नहीं खुली नहीं की गई है। ओके, तो जो कि यहाँ पे यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो अलग संविधान था उस अलग संविधान को यहाँ से हटा दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर दे रहा है क्या कि भारतीय संघ की कई इकाइयों को, जो भारतीय संघ की है वो कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। बहुत सारा इकाई हैं जो संघ की कई इकाई हैं जो उनको बहुत कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्राप्त नहीं बन पाए। यानी कि कोई देखिए, भारत में भी क्या है, बहुत ही छोटे छोटे स्टेट है। अब ये जो छोटे स्टेट है उन्होंने के कारण क्या हो, इनको स्वतंत्र प्राप्त नहीं, यानी कि स्वतंत्रता नहीं दी गई। जो यूनियन टेरिटोरीज होते हैं ना, जो हमारे यूनियन टेरिटोरीज राज्य हैं, वो क्या है, इनको मतलब कि स्वतंत्र रूप से आज़ादी नहीं दिया गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। हम किसी भी मौजूदा प्रांत में विलीन कर भी नहीं सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली, ये वैसे इलाके हैं जहां पर केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरीज। और यहाँ पे क्या होता है कि यूनियन टेरिटोरीज में केंद्र सरकार का दबदबा होता है। यहाँ पे केंद्र सरकारें क्या करती है, शासन करती है। कहाँ पे, यूनियन टेरिटोरीज में। जहां जहां यूनियन टेरिटोरीज है वहां वहां क्या है, केंद्र सरकार की शक्ति चलाई जाती है, और वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ऐसे अपवाद में अगर हम ले लें, जैसे कि हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या है, हम सीएम बोलते हैं, सीएम, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब हम स्टूडेंट्स आगे देखेंगे यहाँ पे कि जैसे दिया हुआ है कि जो ये इलाके हैं इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, और इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है। यानी कि जैसे बिहार और पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इन सबों को अपना अधिकार है, वैसे इनको अधिकार नहीं है।
ये क्या होते हैं, इन इलाकों का जो शासन होता है वो अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, यानी कि यहाँ पे केंद्र सरकार शासन करती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्या कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों को इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है, यानी कि हम जो ये अधिकार हैं केंद्र और राज्यों के बीच, इनको इतना आसान नहीं है बंटवारा कर देना, लेकिन फिर भी किया गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। जो संसद है लोकसभा और राज्यसभा में बटी हुई, अकेले इन व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं कर सकती हैं, और ऐसी किसी भी बदलाव को पहले क्या होता है, बदलाव करने से पहले हमें संसद के दोनों सदन, कौन कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत मंजूर करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, 2/3 जो है यहाँ पे बहुमत, तो वो क्या करना पड़ता है, मंजूर करना पड़ता है। किनके बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 2/3 बहुमत से मंजूरी करनी पड़ती है। और इनके बावजूद, लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत लेने के बावजूद भी क्या किया जाता है कि कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है, तभी जाके कोई भी बहुमत यानी कि कोई भी कानून या कोई भी बदलाव जो करना हो वो जाके हो सकता है। लेकिन बदलाव करने से पहले हमें ये सब बातों से गुजरना पड़ता है। अब हम स्टूडेंट्स आगे देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मीन्स है कि संवैधानिक प्रावधान जो है, माने जो संविधान के अकॉर्डिंग जो प्रावधान है, और कानूनों के क्रियान्वयन यानी कि जो कानूनों के अनुसार किया जाता है, उनकी देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो यहाँ पे न्यायपालिका की हम बात कर रहे हैं, जो जुडिशियल है यहाँ पे, वो जुडिशियरी जो है ये क्या करती है, ये हमारी कानून और संवैधानिक जो प्रावधान है इनकी देखरेख करती है, यानी कि देखरेख में इनकी भूमिका निभाती है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि शक्तियों के बंटवारों के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला कहाँ जाता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अब हम देखेंगे क्या कि इनमें जो भी विवाद होता है तो इनके विवादों को कहाँ खारिज किया जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, कहाँ पे केस फाइल किया जाता है, तो किया जाता है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ किया जाता है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या कि सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने का साधन जमा करने का अधिकार है। कहने का मीन्स है यहाँ पे कि सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारी को जो निर्वाहनी की उसकी जो जिम्मेवारी है उसको करने के लिए जरूरी होता है कि राजस्व की जो उगाही है, यानी कि राजस्व में जो चीज दिए गए हैं के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारें क्या कर सकती है, इस संसाधन जमा करने के लिए वो अपनी जनता पे कर लगाती है। अब चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि शासन व्यवस्था कैसे चलती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। क्या जरूरी है, जो भी संघीय व्यवस्था है ना उसकी जो कारगर कामकाज होते हैं इसके लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, यानी कि संविधान के अनुसार चलना जरूरी है। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है, केवल संविधान के अनुसार चलना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ क्या होगा, इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर भार का होना नहीं है। कहने का मीन्स है कि अगर जो संघीय व्यवस्था यानी कि कारगर चलाना हो तो इसमें संवैधानिक प्रावधान जरूरी, यानी कि संवैधानिक तौर पे काम करना पड़ता है। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है केवल संविधान के अनुसार काम करना। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है, यानी कहने का मतलब है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था जो है ये क्या हुई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तौर पे हुई है, यानी कि अच्छी कामगार पे हुई है, तो क्या यहाँ पे इसका कारण क्या है, सिर्फ संवैधानिक प्रावधान पर भार होना नहीं है। अब दे रहा है यहाँ पे केवल संवैधानिक प्रावधान जो दिया उस पर केवल भार होना यहाँ पे क्या है, वो कारगर नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य जो श्रेय है
यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। यानी कि भारत में जो लोकतांत्रिक गणराज्य जो हमारा भारत है, भारत में जो लोकतांत्रिक राजनीति चलती है, इसके चरित्र को देना होगा, क्योंकि यहाँ पे भारत में संघीय व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छे तरह से सफल हुई है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि सन 1947 में, और यहाँ पे करीब कितनी थी, 40 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, और अब जाके 2020 में अगर हम ले लें तो 138 करोड़ हो चुकी है, यानी कि लगभग 98 करोड़ जनसंख्या हमारी बढ़ चुकी है। और इस 98 करोड़ जनसंख्या बढ़ने में हमें कितना साल लगा है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि इसमें 53 और ये हमारा 20, यानी कि 73 ईयर्स में हमने क्या कर दिया कि 98 हमारी जो देश की जनसंख्या है करोड़, वो बढ़ चुकी है। अब ये जो पिक्चर है ना, ये 1947 की भारत की पिक्चर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि भारत के जो मूल थे ना, ये ऐसे थे। आपको इसमें बहुत सारे जो प्रांत है ना, वो एक में मिले हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आपको मध्य भारत दिखा, मध्य प्रदेश यहाँ पे आपको दिख रहा है, हैदराबाद है बट तेलंगाना नहीं दिख रहा है, यहाँ पे गुजरात है, और राजस्थान को हम राजपूताना के नाम से जानते थे, और यहाँ पे जैसलमेर और बीकानेर जो है। अब आपको मैं बता दूं जैसलमेर के नाम से, ये तो जैसे ज्योग्राफी में पढ़ना है, बट यहाँ पे थोड़ा आप जानिए कि जैसलमेर जो है भारत की सबसे गर्म जगह है, और यहाँ पे सालों में, कहने का मीन्स है कि सालों में कभी कभार, यानी कि माइट नॉट, कहने का मतलब है कि यहाँ पे बारिश हो गई तो हो गई, समझिए कि नहीं के बराबर यहाँ पे बारिश होती है जैसलमेर में। और भारत का एक ऐसा और जगह है मेघालय में, मासिनराम, जहाँ पे बारिश ही बारिश होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान के स्थान पे राजपूताना है, यहाँ पे कश्मीर है, ये पंजाब हो गया, ये नेपाल, युक्त प्रांत हम बोलते थे यहाँ पे, देखो यूपी को, यूपी हमारे यहाँ पे युक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश था ही नहीं, इसको हम असम या पनखा यहाँ पे बोलते थे। ये बिहार है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, ये पूरा उड़ीसा का के यहाँ पे है। हम यहाँ पे तमिलनाडु और कलकत्ता, सॉरी, तमिलनाडु और केरला के नाम से नहीं जानते थे। यहाँ पे देखिए, ये मद्रास, चेन्नई, जो पूरा तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, यहाँ पे मैसूर, ये सब हमारा कर्नाटका के एरिया में आता था। तो आप देख सकते हैं कि 1947 में जो हमारा ये भारत का जो मैप है, ये ऐसे था। ये हमारा अफगानिस्तान, कहने का मतलब पड़ोसी देश, और ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और इस चैप्टर के बारे में। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि संघवाद की जो भावना होती है ना, संघवाद की भावना विविधता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। कहने का मीन्स यहाँ पे कि जो संघवाद की भावना है वो क्या है, विविधता का आदर करना। अभी हमने क्या किया था, कैसे हम बांट रहे थे, आखिर हम इस स्टेट को राज्य और केंद्र में क्यों बांट रहे थे, नगर पालिका में क्यों बांट रहे थे, हम जो हमारे जो ये देश में विविधताएं हैं ना, उनकी देखरेख के लिए। तो वही यहाँ पे बता रहा है बातों को कि विविधता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश की साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। यानी कि हमने क्यों सुनिश्चित किया कि हम केंद्र और संघवाद को लेकर चलेंगे, तो संघवाद यही है कि हमारी जो विविधता है उसका हम आदर सम्मान करेंगे, साथ साथ हम इनकी इच्छाओं और हमारे देश के जो साझा है आदर्श के रूप में हम उनको स्थापित करेंगे। अब जैसे दे रहा है कि भाषाई राज्य, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, भाषाई राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि भाषाई राज्य क्या है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो हमारे भाषाई आधार पे बांटा गया था स्टेट को, उसके बारे में। अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक गठित परीक्षा थी। कहने का मतलब है कि भाषा के आधार पर जब हम प्रांतों का गठन कर रहे थे तो हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए ये क्या थी, पहली एक कठिन परीक्षा थी। ये डर भी था कि कहीं हमारा देश तो नहीं बढ़ जाएगा, भाषाई आधार पर हम राज्यों को बांट रहे हैं, तो ये भी डर बना हुआ था कि कहीं हमारा देश में दो टुकड़े में मत बढ़ जाए, हमारा देश में बंटवारा ना हो जाए। ये बहुत ही कठिन परीक्षा थी कि जब हम भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करने जा रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या कि भारत, अब यहाँ पे देखिए मैं क्यों बोला कि डर है, क्योंकि आपने देख रहे थे आप यहाँ पे कि जैसे कि भाषाई आधार पे अगर हम दो देश यानी कि बेल्जियम और बेल्जियम जो श्रीलंका में हो रहा था हमारा, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे देशों में टुकड़े टुकड़े में बंटने वाले थे। लेकिन कैसे कैसे क्या था, यहाँ पे बेल्जियम ने कैसे कैसे अपने यानी कि अपने देश को ये उसकी अखंडता को बचा लिया था, उसकी मित्रता यानी कि उसमें भाईचारे को बचाया था। तो यही डर हमारे देश में ही बना हुआ था कि हम जैसे भाषाई आधार पर राज्यों को अगर बांट रहे हैं तो कहीं हमारा देश टुकड़ों टुकड़ों में न बढ़ जाए।
अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। अब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और वहां से क्या हुआ हमारा कि लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन की यात्रा शुरू कर दी भारत ने। उस वक्त से सन 2013 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बराबरी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अभी आपने जो पिक्चर देखा था ना प्रीवियस स्लाइड में, वो क्या था 1947 का था, लेकिन अब हम देखेंगे 2013 का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2013 का है। आप उस समय का पिक्चर मिलाइए और अभी का पिक्चर मिलाइए, देखिए कितना अंतर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे राज्यों को एकदम सुव्यवस्थित ढंग से बांटा गया है। तो यही यहाँ पे बातों को बता रहा है कि जब आप 1947 के भारत को और 1913 के भारत को आप देखेंगे तो आप आश्चर्य रह जाएंगे इनके राजनीतिक मानचित्रों को देख के। अब यहाँ पे दे रहा है कि अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और भी बहुत पुराने प्रांत जो थे वो गायब कर दिए गए हैं और नए प्रांत बनाए गए हैं, उनके स्थान पे नए प्रांतों का निर्माण किया गया है। अब जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं इलाहाबाद, हम लोग बोलते थे, लेकिन इलाहाबाद को अब क्या बोला जा रहा है? प्रयागराज। क्या बोला जा रहा है? प्रयागराज के नाम से जानते हैं, हम जानते हैं ना प्रयागराज के नाम से। तो वैसे ही क्या कर दिया गया था कि बहुत सारे अनेक पुराने प्रांतों के गायब कर दिया गया और उनके स्थान पे नए प्रांतों का गठित किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदलकर किए गए। कई जो प्रांत है ना उनकी सीमाओं में बदलाव किए गए, उनके क्षेत्रों में बदलाव किए गए, उनके नामों को भी बदल दिया गया। और अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि जब ये बदलाव हुआ तो नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। यानी कि जब नए राज्यों का निर्माण किया गया तो 1950 यानी कि 1950 के दशक में क्या कर दिया गया कि पुराने राज्यों की सीमाएं भी बदल दी गई। और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा लोग बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं और इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जनजातीय की विभिन्नता के रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। अब आप देख सकते हैं कि 1950 में और 1950 में क्या किया गया, क्या कोशिश किया गया कि भारत के जो पुराने राज्य हैं उनकी सीमाएं बदल दी गई। और क्यों बदल दी गई? क्योंकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि ताकि एक भाषा के जो लोग हैं एक राज्य में चले जाएं। कुछ भाषा के अकॉर्डिंग भी ऐसा किया गया और कुछ उनके संस्कृति, भूगोल और जनजातीय आधार पे भी करने की कोशिश की गई, लेकिन की नहीं गई थी, अभी किया जा रहा था। अभी तो डर भी तो बना हुआ था ना कि कहीं हमारा देश दो टुकड़ों में ना बढ़ जाए, हमारा देश में बंटवारे ना हो जाए। ये डर अभी भी वहां पे नेताओं के बीच क्या हुआ था, बना हुआ था कि ये जो हम कर रहे हैं क्या सही होगा या गलत होगा। अभी उनके दिलों में डर बैठा हुआ था कि जो हम ये करने जा रहे हैं कहीं इससे हमारी देश की अखंडता, हमारी देश की जो भाईचारा है वो कहीं भंग ना हो जाए, हमारा देश टुकड़ों टुकड़ों में ना बढ़ जाए। अब हम यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल थे। नागालैंड में भी क्या होता है, यहाँ के लोग अलग भाषा के लोग बोलते हैं, जनजाति भी अलग है। उत्तराखंड में भी ये थोड़ी बातें अलग है। झारखंड हो गया, ऐसे राज्यों में क्या था, अलग अलग भाषाएं थी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी भी उनके दिलों में क्या था, डर बैठा हुआ था कि इससे देश टूट ना जाएगा। कहीं मैं जो ये नेताएं जो ये भी सोच रहे थे कि अगर हम ये जो सोच रहे हैं कि भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भूगोल के आधार पर, जनजातियों के आधार पर अगर हम देश को बंटवारा कर रहे हैं, जैसे कि राज्यों में बांट रहे हैं, तो कहीं हमारा इसके कारण देश में ये देश जो हमारा है वो टुकड़ों टुकड़ों में न बट जाए, हमारी देश की भाईचारा खत्म ना हो जाए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। यानी कि जब ये डर पैदा हुई तो ये डर के कारण क्या कर दिया गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन था वो केंद्र सरकार ने इनको कुछ दिन के लिए टाल दिया। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादातर एकत्रित और मजबूत हुआ। अगर भाषा के आधार पर जब ये बनाए तो हमारा देश क्या हुआ, और मजबूत हो गया। यहाँ पे लोग एकत्रित हुए और जब भी आप जानते हैं कि लोग जब एकत्रित होते हैं एकता के साथ तो वहां पे क्या होता है, मजबूती बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक होगा। यानी कहने का मीन्स है
कि जब हम ये जो बदलाव चाहते थे, हम अपने देश में भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, जनजातियों के आधार पे, जब ये बातें अगर ये हो गई तो यहाँ पे देखा गया क्या कि भारत जो देश है, हमारा जो देश है, वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। यहाँ पे पहले से ज्यादा भाईचारे आ गए और यहाँ पे जो प्रशासन की व्यवस्था थी ना, वो क्या होगी, और इसमें सुविधाजनक हो गई, यानी कि और इसमें सुविधाजनक मिल गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे नोट में एक चीज दिया हुआ है क्या, कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। कहने का मीन्स है कि जो राज्य है तेलंगाना, वो क्या हो गया, 29वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बना, 29वां राज्य बना। यानी कि जो भारत है, जो तेलंगाना है, वो आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ, 2 जून 2014 को, और ये भारत का 29वां राज्य बना। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे भाषा की नीति क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे भाषा की नीति के बारे में कि भाषा की नीति क्या है। जैसे कि दे रहा है यहाँ पे कि भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। और ये भाषा नीति क्या थी, तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा का राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। कहने का मतलब है कि हमारे भारत में जो भाषा की नीति थी, जो ढांचे तैयार किए गए यहाँ पे, कि अगर कोई परीक्षा हो रही है तो इस परीक्षा में भाषा की नीति को लेकर क्या किया गया, हमारे संविधान में भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। कहने का मीन्स है कि एक भाषा पे जोर नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या किया गया कि सारे भाषाओं में परीक्षा के लिए यहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, यानी कि 40%। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे भारत में कोई भी एक चीज किसी पे भी बोझ नहीं बनाया जाता। यहाँ पे हमारी जो हिंदी राजभाषा है भारत की, उसमें 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक दूसरे उपाय किए गए। बहुत सारा हमारे भारत में क्या है, बहुत सारे भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, बहुत सारे भाषाएं हमारे भारत में जो कि बोली जाती है। तो इसी के कारण, इसी को सुविधाजनक देखते हुए क्या किया गया कि भारत जो हमारा हिंदी है, वो तो हमारा लैंग्वेज है ही, मातृभाषा है ही, लेकिन इसमें 40% भारतीयों की ही मातृभाषा है। और इसमें हमने देखे कि अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक दूसरे उपाय किए गए, और वो क्या था, तो संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। कितने भाषा को, हिंदी के अलावा ऐसे 22 भाषा बोलते हैं ना, अब 21 भाषाएं, हिंदी को जोड़ेंगे तो 22 भाषा हो जाएगा, तो 21 भाषाएं जो थी हिंदी के अलावा, उनको क्या किया गया, अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अब जैसे दे रहा है यहाँ पे कि केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार हो, वो इस 22 भाषाओं में से किसी भी लैंग्वेज में क्या कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। बरसते उम्मीदवार को इसको विकल्प के रूप में चुने। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि और अदर जो हमारे जो लैंग्वेज है उनको विकल्प के रूप में हम चुन सकते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो है। जैसे दे रहा है कि राज्यों का भी अपनी राजभाषाएं हैं। अब जो राज्य हैं वो तो भारत की राजभाषा है, लेकिन राज्य भी क्या कर दिए, आप जानते हैं कि संघ में क्या होता है, अपना अपना शक्ति प्रदान है। तो राज्यों ने भी क्या किया, अपनी राजभाषाएं हैं राज्यों के पास, तो राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। अब हम बोलेंगे कि जाएंगे नागालैंड में और बोलेंगे वहाँ पे भोजपुरी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, समझेंगे ही नहीं, क्योंकि नागालैंड में ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट दे रहा है पैराग्राफ, कि श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामलों में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। श्रीलंका का ठीक उल्टा। अब हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स कि संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में ने मांगा कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। 1965 में जब हिंदी भाषा को हम लोग राजभाषा घोषित कर दिए, तो 1965 में अंग्रेजी भाषा को खत्म हो जाना चाहिए था, पर कुछ प्रांत के लोग जो थे वो चाहे कि नहीं, अंग्रेजी भाषा को जारी रखिए, इससे हमें क्या होगा, काम करने में आसानी होगी। जैसे कि दे रहा है तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया। तमिलनाडु ने बोला कि नहीं, हमें भाषाएं
अलग अलग भाषाओं की जरूरत है। हमारे राज्य में जो लोग हैं वो हिंदी नहीं बोल सकते, उन्हें भी क्या चाहिए, अपनी एक लैंग्वेज चाहिए जो वो बोलते हैं, वो लैंग्वेज को भी रखा जाए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को क्या कर दिया, सुलझा दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि उसने ये अनुमति दे दी कि चलिए कोई बात नहीं, अंग्रेजी भी हमारी राजकीय भाषा होगी। हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, मातृभाषा नहीं है अंग्रेजी, हमारी ये राजकीय भाषा है, यानी कि राज्य में काम करेंगे ना, वहां पे ये भाषा का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा, यानी कि जो भी लोग थे ना अंग्रेजी भाषी के लोग, उनको लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, अभी भी नीति बनी हुई है कि भारत की कि हिंदी भाषा को क्या किया जाए, अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। बढ़ावा देने का मतलब क्या होता है, यानी कि उसको क्या करना, फैलाना। अब कह रहे हैं कि यही नहीं, केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई भी भाषा बोलते हैं। भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी तरह श्रीलंका ऐसी स्थिति पहुंचने से बच गया। तो आप यहाँ पे इन बातों को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भाषाएं थे जो थोप राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर थोप सकती है कि नहीं। अब हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। क्या पढ़ेंगे, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे इनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे दिया हुआ है, केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक में कैसे रूप लेगी, यह ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि केंद्र राज्य संबंध में लगातार कुछ बदलाव किए गए और इन व्यवहार में संघवाद क्या हुआ, हमारा मजबूत हो गया, और सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक रूप से कैसे रूप में लेगी, ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। अब यानी कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में ये बातें कर रहा है। तो काफी समय तक हमारे यहाँ एक पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा, और इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्ता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। यानी कि बहुत दिनों तक केंद्र सरकार ही क्या हुई, अपने सरकार में रही, यानी कि उनका दबदबा रहा। और ये क्यों, क्योंकि राज्य सरकारें अपने जो स्वतंत्रता थे, यानी कि जो उनके अधिकार थे, उन पे ये अच्छे ढंग से प्रयोग, इनका मतलब पावर का प्रयोग नहीं कर पाए। जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रही, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। कहने का मतलब है कि जब केंद्र और राज्य के अलग अलग दलों की सरकार रही थी, तो क्या होता है, कहने का मीन्स है कि मान के चलिए कि केंद्र में किसी और का सरकार है, केंद्र में किसी और सरकार है, यानी कि बीजेपी का मान के चलिए कि सरकार है, और राज्य सरकार में कांग्रेस का सरकार है। तो क्या होता है कि जो ये केंद्र सरकारें हैं ना बीजेपी की, वो क्या करती है, जिस राज्य सरकार में ये कांग्रेस की सरकारें होती थी, उसको अनदेखा कर देती थी, और वो अपने जो राज्य सरकार में बीजेपी अगर होता था, तो वो क्या करती थी, उनको अच्छे से देखती थी। वही बातें यहाँ पे बोल रहा है कि जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों के सरकार रही, तो केंद्र सरकार ने क्या करती थी, राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की, और उन दिनों को केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। कहने का मतलब है कि जो केंद्र सरकार की जो नेताएं थे, वो क्या करते थे कि विपक्षी दल के नेताओं, यानी कि जो सरकारें थी राज्य सरकारों में, उनको क्या करते थे कि राज्य की सरकारों को भंग कर देते थे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, यानी कि अभी ये जो था ना बातें कि ये क्या था, संघवाद के प्रतिकूल काम था। यहाँ पे संघवाद नहीं था, यहाँ पे अभी भी केंद्र सरकार की मनमानी चल रही थी। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 1990 में, यानी कहने का मतलब 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। यानी कि जो केंद्र सरकारें थी, जो क्या कर रही थी, राज्य सरकारों पे अपने पावर को क्या कर रही थी, थोप रही थी। तो ये 1990 के दशक में क्या हुआ कि ये ऐसी स्थिति में काफी बदलाव आई, और इसी अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया। और 1990 में, यानी कि 1990 में ही कुछ क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और यही दौर
केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। यहाँ पे भी यानी 1990 में क्या हुआ, गठबंधन सरकारें बनने लगी। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। कहने का मतलब है कि अगर केंद्र सरकार में बहुमत से अगर किसी लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता है तो क्या करते हैं लोग, बहुत सारी जो पार्टियां एक साथ मिल जाती है और बहुमत गठबंधन बना लेती है और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनप गई। अब संघवाद आएगा तो क्या होगा, सांस्कृतिक जो विविधताएं होगी उनको क्या होगी, आदर सम्मान मिलेगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला और इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार की ये मुश्किल हो गया। यानी कि केंद्र सरकार जो मनमाने ढंग से राज्य सरकार में विपक्षी दल का जो सरकार होता था वो भंग कर देती थी उनको, लेकिन अब जो हो रहा है संघवाद के होने के कारण यहाँ पे केंद्र सरकार को ये मुश्किलें आ गई कि वो क्या करे कि अपने विपक्षी दल के जो सरकारें थी उनको भंग कर सके। और इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी हो गई। अब चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं और यहाँ पे देखेंगे ये जो पिक्चर है हमारा कि राज्य की शक्तियाँ, और यहाँ पे देखिए ये सब राज्य और एक केंद्र सरकार के हैं और ये राज्य इधर अपना आ रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं गठबंधन की सरकार। ये पिक्चर से देख के ऐसे समझाने की कोशिश किया, आप समझिए कि कौन से, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं ये जो चीज़ दिया हुआ है ना कि भारत के भाषाई विविधता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2001 की जनगणना के आंकड़ों के, यहाँ पे जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है और इस गणना में लोगों ने 1500 से ज़्यादा अलग अलग भाषाएं अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। अभी 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, तो 1500 से 2001 में क्या था, 1500 से भी ज़्यादा अपने अपने भाषाओं को जोड़ा गया था। तो भारत के अनुसूचित जो भाषाएं हैं ना यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक राष्ट्रीय राजभाषा है और कुछ अनुसूचित भाषा 21 तो असमिया है। ये याद करने वाली कोई बात नहीं, ये सब याद करने वाला कोई चीज़ नहीं, इसको याद नहीं करना है आपको, बस ये याद कर लेना है कि कौन कौन सी भाषा है। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, और कुछ हमारी संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारे कहने का मतलब है कि अनुसूचित भाषाएं हैं। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे क्या इस पॉइंट में कि भारत में विकेंद्रीकरण, यानी कि भारत में विकेंद्रीकरण कैसे हुआ। यहाँ पे इस पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि भारत में विकेंद्रीकरण कैसे किया गया। चलिए हम इसे देखने की कोशिश, जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण क्या है। तो जैसे दिया हुआ है कि हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय सरकारें क्या होती है, 2 या क्या होती है, अधिक स्तर वाली होती है। और हमने अपने देश में 2 स्तर वाली सरकारों की चर्चा की, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत क्या है, बहुत ही विशाल देश है ना, तो इस विशाल देश होने के कारण यहाँ पे 2 प्रकार के स्तर सरकारों से क्या हो सकता था, इसका जो सरकार था वो नहीं, शासन नहीं चल सकता था। तब आप देखिए यहाँ पे क्या किया गया, तो भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देश से भी बड़े हैं। प्रांत का मतलब क्या हुआ है, राज्य। और आप देख सकते हैं कि जो यूरोप में देश है ना वो भारत के राज्यों के बराबर भी नहीं है। अब यूरोपियन ही कंट्री है बेल्जियम, एक छोटा सा हमारा हरियाणा से भी छोटा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे दे रहा है कि जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। अगर हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग ले लें तो रसिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, और भारत क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है। और ये ले लीजिए आप उत्तर प्रदेश का ये क्या है, राज्य है। और हम जनसंख्या में ले ले तो उत्तर प्रदेश की इतनी जनसंख्या है ना, उतनी तो रूस की नहीं है। तो आप सोच सकते हैं महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है, और महाराष्ट्र क्या है, लगभग यूरोपियन कंट्री है जर्मनी, उस जर्मनी के बराबर है। अब आप देखते हैं यहाँ पे कि भारत के अनेक राज्य खुद ही अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं, और इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है, और भारत की संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है। और 3 स्तर यानी कभी 2 स्तर की सरकारों के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे 3 स्तरों के सरकार के बारे में। और जो तीसरा स्तर है वो स्थानीय सरकारों का है।
हम यहाँ पे तीसरे स्तर को क्या बोलेंगे, स्थानीय सरकारें, और यह प्रांतीय सरकारों की नीचे होती है। कहने का मतलब है पहले केंद्र सरकार, फिर प्रांतीय सरकार, और फिर अब स्थानीय सरकार आएगी, यानी कि ये होती है प्रांतीय सरकार के नीचे। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया कि इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार संघीय ढांचा सामने आया, और जिसमें तीसरे स्तर की स्थानीय शासन कहा गया। अब हम क्या कर दिए कि देखिए कि यहाँ पे जनसंख्या तो ज्यादा है, और यहाँ पे 2 सरकारों से यहाँ का जो सरकार है वो संभल नहीं पा रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इनको 3 स्तर यानी कि स्थानीय शासन में बदल दिया गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि जब केंद्र और राज्य सरकार ने शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी, यानी कि कुछ केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियां दे दी, कुछ राज्य सरकार ने अपनी शक्तियां दे दी, इसको प्रांतीय बोलते हैं, और ये किसको दी, स्थानीय सरकारों को दे दी। तो इससे सत्ता का क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया, बट गया। और विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अपने मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। मान के चलिए जो छोटे काम में होंगे, अगर हम बड़े लेवल पे जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे लोगों को दिक्कत आती थी, तो ये क्या कर दिया कि एक स्थानीय सरकार बना दिया गया, जो कि लोकल जो लोग हैं उनकी सहायता हो सके। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लोग को अपने इलाकों की समस्या का बेहतर समझ होती थी, जैसे कि दिया हुआ है कि लोग जो थे इस बात पे भी अच्छी जानकारी होती थी कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों को अधिक कुशलता और उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो सकता, और इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती। यानी कहने का मतलब है कि जो विकेंद्रीकरण किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया गया कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो थोड़ी अच्छी ढंग से चलाई जा सके, इसके कारण हम क्या कर दें, यहाँ पे शासन व्यवस्था चला। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि विकेंद्रीकरण जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार किए गए, यानी संविधान में भी ये स्वीकार कर लिया गया कि विकेंद्रीकरण जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूरी है। अब इसके बाद से गांव और शहरों के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिश हुई। सभी राज्यों ने गांव के स्तर पर गांव के स्तर पे क्या कर दिया, ग्राम पंचायत किया, और शहरों के स्तर पे क्या कर दिया, नगर पालिका बना दिया। यानी कि यहाँ पे दे रहा है कि गांव के स्तर पे क्या किया गया, ग्राम पंचायत, और शहरों के स्तर पर क्या कर दिया गया, नगर पालिका की स्थापना की गई। ये विकेंद्रीकरण होना स्टार्ट हो गया। और फिर कहा गया कि पर इन्हें राज्य सरकारों को सीधे नियंत्रण में रखा गया था, यानी कि राज्य सरकारें जो थी इनको सीधे नियंत्रण में रख सकती थी अपनी अपनी राज्य सरकारें, और इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे, यानी कि नियमित ढंग से चुनाव अभी नहीं हो पा रहा था। इसके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन था, किनके पास, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के पास। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था, यानी कहने का मतलब है कि विकेंद्रीकरण तो हो गया था लेकिन बस नाम मात्र का हुआ था, कोई काम काज तो था नहीं, बस विकेंद्रीकरण हो गया, बस ये जानकारी तक यहाँ विकेंद्रीकरण कर दिया गया, लेकिन कोई भी उससे अच्छी मतलब की बातें नहीं निकल के आ रही थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम जो था 1992 ईस्वी में 1992 में उठाया गया, और संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को इस तीसरे स्तर की ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी क्या कर दिया गया, बना दिया गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि जब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई, यानी कि ये बाध्यता कर दिया गया कि जो हमारी स्थानीय स्वशासी निकाय हैं इनको क्या कर दिया गया, नियमित रूप से संवैधानिक मतलब कि बाध्यता कर दी गई कि हाँ चुनाव कराना है तो कराना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई इसमें। अब जो ये पॉइंट बोल रहा है कम से कम 1/3 जो पद था ना इसमें वो क्या कर दिया गया, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, किसमें, स्थानीय सरकार में। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि हर सरकार जो है हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, यानी कि राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र यानी कि नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। ये क्या करेगी, जो पंचायत और नगर पालिका लेवल की चुनाव कराएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, ये अगला पॉइंट कि राज्य सरकारों जो थी अपने राजस्व और अधिकारों की कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता था। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्यों में अलग अलग थी, यानी कि जो राज्य सरकारें थी अपनी कुछ हिस्सेदारी जो थी वो क्या करती थी, इस स्थानीय सरकारों को देती थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि प्रत्येक गांव जैसे कि कुछ राज्यों में ग्राम समूह, ग्राम पंचायत होती थी, और ये तरह की प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि एक प्रकार का क्या होता था, परिषद होता था।
क्या होता था, ये एक प्रकार का परिषद जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता था। और सदस्य वार्डों से चुने जाते थे। सदस्य क्या थे, वार्ड से चुने जाते थे। और उन्हें यानी कि सामान्यता पंच कहा जाता था। क्या बोलते थे उन्हें, हम पंच बोलते थे। यानी कि जो ग्रामों में चुने जाते थे ना पंचायतों परिषद में, तो ये क्या बोलते थे, पंच बोलते थे। और अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता था। जो इसके यानी कि सरपंच यानी कि जो मेन होते थे उनको क्या बोलते थे हम लोग, सरपंच बोलते थे, चुनाव यानी कि प्रधान को। और इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क मतदान के जरिए किया जाता था। यानी कि यहाँ पे लोग जो थे ना गांव के, वो करते थे। ये पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। और पंचायतों का काम ग्राम सभा की देख रेख में चलता है। यानी कि जो काम है ना वो क्या चलता था, ग्राम सभा की देखरेख में चलाया जाता था। और गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते थे। गांव के जितने भी मतदाता थे इस चुनाव के सदस्य होते थे। और इसमें ग्राम पंचायत की बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती थी। यानी कि इसके बजट को पास करने के लिए, इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम क्या होता था, 2 या 3 बार बैठक इसकी होती थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि स्थानीय शासन का जो ढांचा जिला स्तर पे होता था और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या होता था कि पंचायत समिति का गठन होता था। अब पंच तो हमारा सरपंच उसमें हो गया। अब बहुत सारे पंचायत मिलाते थे ना, तो वहाँ पंचायत समिति का गठन होता था। और इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता था। और इस सदस्य का जो चुनाव है उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते थे। यानी कि जो ये बहुत सारे पंचायत जब मिला दिए और वहाँ पे क्या होगा, यानी कि अच्छे लिए, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये प्रमंडल यानी मंडल के तौर पे होगा, तो हम यहाँ पे कौन करेगा, यानी कि पंचायत के जितने भी सदस्य होते थे वो करते थे, जो कि पंचायत में जीतते थे। और ये क्या करते थे, वोट देते थे। और किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद, यानी कि अगर हम पंच मिलाएंगे पंचायत तो हमारा पंचायत समिति बनेगा। और बहुत सारे पंचायत समिति को मिलाएंगे जिला वाले पंचायत समिति को, तो ये क्या बनेगा, हमारा परिषद बनेगा। यानी कि जिला परिषद का गठन होता था। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का जो चुनाव होता था, जिला परिषद के उस जिलों से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर के सदस्य संस्थानों के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते थे। कहने का मतलब है कि उस जिला परिषद से क्या किया जाता था, उन जिलों से लोकसभा और विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाते थे, संसद और विधायक तथा जिला परिषद स्तर के संस्थाओं के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रावधान होता था। क्या होता था, कुछ इस परिषद के राजनीतिक प्रावधान होते थे। और वो क्या क्या होते थे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती थी। कुछ स्थानीय संस्थाएं जो थी वो क्या करती थी, शहरों में भी काम करती थी। और शहरों में नगर पालिका होती थी और बड़े शहरों में नगर निगम का, यानी कि शहरों में क्या थी, नगर पालिका, और बड़े शहरों में क्या किया जाता था, नगर निगम की व्यवस्था की जाती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शहर था, यहाँ पे हम बोलेंगे शहरों में नगर पालिका, और यहाँ पे जो हम देखेंगे वो दे रहा है कि बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता था। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधित्व करते हैं। और नगर पालिका प्रमुख नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि प्रधान होते हैं। और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को हम क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। यानी कि नगर निगम के जो पदाधिकारी होते हैं ना मेन, उनको मेयर कहा जाता है। अब हम आगे देख सकते हैं कि स्थानीय सरकार, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग था। लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग था ये मेयर रोड जो हम लोगों ने अपने देश में बनाया। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता था। और यह संख्या अपने आप में दुनिया की कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे तो इतनी लाख भी जनसंख्या नहीं है, बहुत इससे कम है। स्थानीय सरकारों के संवैधानिक दर्जा दिए जाने और यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई। और महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ हमारे लोकतंत्र की आवाज़ भी मजबूत हो गई। हमने क्या किया, यहाँ पे भी 1/3 क्या कर दिया गया सीट हम लोग क्या महिलाओं के लिए हम लोग क्या कर दिए, रिजर्व कर दिए। बहरहाल इसके बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है। इतना करने के बाद भी क्या बहुत सारी परेशानियां अभी भी देश में है। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं और बैठक नियमित रूप से नहीं होती।
पंचायतों में तो भाग लेते हैं, लेकिन जो बैठक होनी थी ना साल में 2 से 3 बार, ये तो होती ही नहीं है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए, यानी कि जो हमारे अधिकांश जो राज्य सरकारें हैं ना, बहुत सारे जो राज्य सरकारें हैं, वो अपने स्थानीय सरकारों को क्या कर दिए हैं कि पर्याप्त अधिकार उनको नहीं दिए हैं, और इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हो गए। ओके, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। तो आज हम सब ने क्या किया कि 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 को हमने फिनिश किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।